डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे केंद्र सरकार AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक दर्जे की विरोध क्यों कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का विरोध किया है। केंद्र ने कहा है कि AMU किसी विशेष धर्म का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी लिखित दलील में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU को अल्पसंख्यक दर्जा के लिए अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय केवल संवैधानिक विचारों पर आधारित था, क्योंकि पूर्ववर्ती UPA सरकार का इसके लिए कानूनी रूप से लड़ने का रुख सार्वजनिक हित के खिलाफ था और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सार्वजनिक नीति के विपरीत था। ये जाने की कब और कैसे हुई AMU की स्थापना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में 467.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उत्पत्ति का पता मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल MOA कॉलेज से लगाया जा सकता है, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने और सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए की थी। 1920 तक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। MOA कॉलेज की सभी संपत्तियां विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गई। AMU के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का विवाद काफ़ी पुराना है। साल 1967 में अजीज बादशाह और अन्य बनाम भारत संघ केस में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश KN वाचू की अगुवाई में कोर्ट ने 1920 के AMU एक्ट में 1951 और 1965 में किए गए बदलावों की समीक्षा की थी। इन बदलावों ने यूनिवर्सिटी को चलाने के तरीके को प्रभावित किया था। AMU एक्ट में जो मुख्य बदलाव किए गए थे, 1920 के अधिनियम के अनुसार आज़ादी से पहले विश्वविद्यालय का प्रमुख भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1951 में इसे बदलकर लॉर्ड रेक्टर के स्थान पर विजिटर कर दिया गया और यह विजिटर भारत का राष्ट्रपति होता था। साथ ही एक ऐसा प्रावधान हटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि केवल मुस्लिम ही यूनिवर्सिटी कोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद गैर मुस्लिम को भी शामिल होने की इजाज़त मिली। इन बदलावों ने यूनिवर्सिटी कोर्ट के अधिकार कम कर दिए और AMU की कार्यकारी परिषद की शक्ति को बढ़ा दिया। नतीजतन कोर्ट असल में विजिटर की तरह से नियुक्त निकाय बन गया। AMU की संरचना में इन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस आधार पर तर्क दिया कि मुसलमानों ने AMU की स्थापना की और इसलिए इसका प्रबंधन करने का अधिकार था। इन सदस्यों को चुनौती पर विचार करते समय शीर्ष अदालत ने 20 अक्टूबर 1967 को कहा कि AMU की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा की गई थी और न ही इसका संचालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने फैसले में कहा कि AMU अल्पसंख्यक दर्जे का संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि 1920 में मुसलमान भले ही एक विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, लेकिन इससे यह गारंटी नहीं मिलती थी कि उस विश्वविद्यालय की डिग्री आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। इसलिए कोर्ट ने जोर देकर कहा कि AMU की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ताकि सरकार द्वारा उसकी डिग्री की मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अजीज बादशाह के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1981 में AMU अधिनियम में एक संशोधन पेश किया। संशोधन में धारा 2(1) और उपधारा 5(2)(c) पेश की गई, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान था और बाद में इसे AMU के रूप में शामिल किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा सरकार के कदम को बताया गैर संवैधानिक। 2005 में AMU ने एक आरक्षण नीति लागू की, जिसके तहत मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स में 50% सीटें आरक्षित की गई। इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने उसी वर्ष आरक्षण को पलट दिया और 1981 अधिनियम को रद्द कर दिया। अदालत ने तर्क दिया कि AMU विशेष आरक्षण बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 याचिकाएं दाखिल हुई, जिसमें एक याचिका मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली तत्कालीन UPA सरकार की थी, लेकिन केंद्र में सरकार बदलने के बाद 2016 में
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सरकार द्वारा दायर अपील को वापस ले रही है और सरकार ने दलील दी कि वह एक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना करते हुए नहीं देख सकती। 12 फरवरी 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। 9 जनवरी 2000 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, जो 3 दिनों तक चली लेकिन दलीलें अधूरी रही। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करते हुए कहा कि 1920 में गठन के समय AMU ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। केंद्र सरकार ने कहा कि AMU अगर चाहता तो अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता और इंपीरियल एक्ट ब्रिटिश संसद के कानून के तहत शर्तें स्वीकार करके कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न बनता। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अपनी दलीलें साबित करने के लिए AMU के गठन के बारे में ऐतिहासिक तथ्य, पत्राचार 1920 के एक्ट के प्राविधानों का हवाला दिया। केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1920 में ब्रिटिश काल में कानून के जरिए AMU का गठन हुआ था। ब्रिटिश काल में विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा ब्रिटिश संसदीय नीति के मुताबिक संचालित होती थी, जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय के लिए शर्त होती थी कि वह असांप्रदायिक प्रकृति का होगा और उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। मेहता ने कहा उस समय ब्रिटिश कालीन कानून के तहत जो विश्वविद्यालय गठित हुए थे उन्हें इन दोनों शर्तों का पालन करना होता था। आइए अब हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बारे में बात करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शुक्रवार को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले राजस्थान के जयपुर पहुंच गए हैं। भारत और फ्रांस के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों के बीच मैक्रों को इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। PM मोदी शाम 5:30 बजे फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे और दोनों नेता जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित शहर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का भी प्रयास करेंगे। सूत्रों के अनुसार डिजिटल डोमेन, रक्षा व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, युवा आदान प्रदान और भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा मानदंडों को आसान बनाने सहित कई क्षेत्रों में उम्मीद है कि PM मोदी और मैक्रों के बीच बातचीत होगी। भारत की 26 राफेल M समुद्री संस्करण लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की प्रस्तावित खरीद के साथ साथ मध्य पूर्व, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक की स्थिति पर भी चर्चा होगी। आइए अब हम सऊदी अरेबिया से जो चौंकाने वाली खबर आ रही है उसको भी जान लें। सऊदी अरब में कई दशकों के बाद फिर से शराब की दुकान खोली जा रही है। 1951 में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू की जाएगी। इसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब पर लगे कट्टरवादी और रूढ़िवादी के ठप्पे को हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि सऊदी में शराब की दुकान खोली जाने वाली है। हालांकि यह भी बताया गया कि इस दुकान से सऊदी अरब के निवासी लोग शराब नहीं खरीद पाएंगे। इसका इस्तेमाल कुछ विशेष लोग ही कर पाएंगे। एक राजनयिक के मुताबिक सऊदी अरब अब खुद को कच्चे तेल से इतर, पर्यटन और व्यापार का गढ़ बनाना चाहता है। यही वजह है कि 70 साल बाद छवि तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब में खोली जाने वाली शराब की दुकान से सिर्फ गैर मुस्लिम राजनयिक ही शराब खरीद पाएंगे। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड लेना होगा। इतने के बावजूद ये लोग सीमित मात्रा में ही शराब खरीद पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने एक कदम अपने विजन 2030 के तहत उठाया है। बताया गया कि ये दुकान डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खोली जाएगी, जिसके पास ही दूतावास के कर्मचारी और राजनयिक रहते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें गैर मुस्लिम प्रवासी आ सकते हैं या नहीं। बता दें कि सऊदी अरब में कई देशों के हज़ारों लोग प्रवासी के तौर पर रहते हैं और वहीं पर काम भी करते हैं। बता दें कि 1951 की एक घटना के बाद सऊदी अरब में शराब की बिक्री रोक दी गई थी। उस समय सऊदी के शासक अब्दुल अजीज के बेटे प्रिंस मिसारी ने नशे में धुत होकर ब्रिटिश अधिकारी सिरिल उस्मान पर बंदूक चला दी थी। इसी घटना के बाद सऊदी अरब में शराब की बिक्री रोक दी गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुकान के कुछ हफ्तों के भीतर खुलने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड प्राप्त करना होगा और अपनी खरीदारी के साथ मासिक कोटा का पालन करना भी जरूरी होगा। बता दें कि सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून है। पकड़े जाने पर सैकड़ों कोड़े, देश निकाला, जुर्माना या कारावास की सज़ा का प्रावधान है। यह कानून सिर्फ देश के लोगों के लिए ही नहीं, प्रवासियों को भी सज़ा मिलती थी। बाद में सुधार के हिस्से के रूप में देश की सरकार ने कोड़े मारने की सज़ा को जेल की सज़ा में बदल दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।